हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी में थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर सम विश्लेषण नंबर चल रहा था। पिछले 2-3 दिन से कोई डिस्टर्बेंस रहा क्लासेज में, कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल इशू भी थे और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी। कोई नहीं, अब अपन कंटिन्यू रहेंगी क्लासेस सारी। और मैं मानता हूँ कि आपने जिनका पीछे छूटा हुआ था वो कवर अप कर लिया होगा, जिन्होंने न्यू एडिशन लिया है पिछले 4-5 दिनों में वो भी कवर अप करते आ रहे होंगे, और जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि यूनिट का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है लगभग। चलिए बातें बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आज ये जो चैप्टर 3 चल रहा है अपना, इसका अपन समापन कर देंगे, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन चीज़ नहीं पढ़नी है। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उन पर वो बिल्कुल हमारे काम की नहीं है, ठीक है। और जो हमारे काम की है सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है, और यदि कोई एक आध रह रही होगी तो अब हो जाएगी, या फिर आपको होमवर्क में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे क्लियर करेंगे और पूछेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखिए आगे बढ़ते हुए अपन एग्जाम्पल उठा रहे हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 3.10.23, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है आपके चैप्टर 3 का, और बुक आप सबके पास होनी चाहिए। जिसके पास नहीं हो मुझे बता देना, चैप्टर की पीडीएफ उसको मिल जाएगी। सबके पास बुक होनी चाहिए, ताकि बुक में से काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इसको यहाँ देखना है, इसको ऐसे देखना है, इसको ऐसे समझना है। और जेपीएच की बुक आपको प्रीफर करनी है। चलते जाइए। एग्जाम्पल है कि यदि एन वास्तविक हो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल दूंगा मैं, वो उस तरह से लिख लेना। इफ एन इज रियल, यदि एन वास्तविक हो, इफ एन इज रियल, तो प्रदर्शित करिए कि देन शो दैट संभवतः पॉसिबली आर इक्वल टू 0 व एन लेस देन 1। बुक में आपके एन लेस देन 1 लिखा हुआ नहीं है, आप लिख लेना। कहाँ से आएगा जरूरत पड़ेगी आगे इसकी, मैं अपने आपको बता दूंगा, ठीक है। कि आर इक्वल टू 0 व एन लेस देन 1 के अतिरिक्त, एक्सेप्ट आर इक्वल टू 0 एन लेस देन 1, आर की पावर एन कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा विश्लेषिक फलन है। मतलब जो आर रेज टू पावर एन कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा है, ये कोई एक फंक्शन है, और ये कैसा प्रूव करना है अपन को, विश्लेषिक या फिर एनालिटिक, ठीक है। और इसका अवकलज और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ये वाला होगा, इसका डेरिवेटिव ये होना है। दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट तो प्रूव करना है कि वो कैसा है, कि सर वो विश्लेषिक है। कैसा है विश्लेषिक मतलब एनालिटिक। और सेकंड थिंग क्या प्रूव करनी है, कि उसका जो डेरिवेटिव आप निकालोगे, उसका अवकलज जो निकालोगे वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसमें चीजें जो यूज की गई है वो बहुत छोटी छोटी है, ठीक है। बारीकी से समझना है एक एक चीज को। कुछ पुराने फॉर्मूलाज भी काम आएंगे, कुछ पुरानी बचपन की चीजें भी इसमें काम आने वाली है, और बहुत ध्यान से समझेगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा सुनो, प्रूफ क्या करना है कि भैया वो आपको एक फंक्शन दे रखा है, और वो आपको प्रूव करना है विश्लेषिक या फिर एनालिटिक, ठीक है। किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करने की पर्याप्त शर्त क्या थी, सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रूविंग एनी फंक्शन एनालिटिक। मतलब किसी भी फंक्शन को, किसी भी फलन को एनालिटिक प्रूव करने की पर्याप्त कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, कि सर ये थी कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रूव करा चुका हूं थ्योरम को मैं। सीआर इक्वेशन कौशी-रीमान समीकरण क्या होनी चाहिए, कि सर कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात क्या थी, या दूसरी बात ये थी कि जो यू और वी के पार्शियल डेरिवेटिव थे फर्स्ट ऑर्डर के, कौन कौन से, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, वो चारों के चारों कैसे होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। थी या नहीं थी। अरे विश्लेषिक फलन की पर्याप्त शर्त या फिर एनालिटिक फंक्शन की सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, कि सर ये थी कि पहली कंडीशन तो ये थी कि विश्लेषिक फलन जो भी होगा उसके लिए सीआर इक्वेशन क्या होगी, संतुष्ट होनी चाहिए, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी बात क्या थी, कि सर दूसरी बात ये थी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई चारों के चारों क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चारों संतत। तो यदि मैंने इससे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दी, और डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई सेटिस्फाई करा दिए, तो अपन क्या कह देंगे कि ये एनालिटिक है। तो फर्स्ट टारगेट अपना वही है। तो चलते जाइए, सॉल्यूशन देखना। आप लिखोगे गिवन फंक्शन या फिर दिया गया फलन, और वो दिया गया आपका कौन सा, एफ जेड। और ये क्या है, ये सर ये लिखा हुआ है आर की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। और इसको मान लिया क्या, डब्लू, और इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। क्या मान लिया मैंने इसको, डब्लू। अच्छा, यदि इसमें से मैं इसको यू और वी के पार्टीशन में तोड़ना चाहूं, तो ऐसे ही तो टूटेगा। आर की पावर एन इक्वल इंटू कॉस एन थीटा
प्लस आयोटा आर की पावर एन साइन एन थीटा, ठीक है। और एक्चुअल में एफजेड होता क्या है कि सर जो एफजेड होता है वो होता है यू प्लस आयोटा वी, ये तो होता है। यदि कंपेयर करोगे तो यू की जगह कौन बैठा है कि हाँ यहाँ यू की जगह बैठा है आर की पावर एन कॉस एन थीटा, और वी की जगह कौन बैठा है आर की पावर एन साइन एन थीटा। ये यू और वी दोनों के दोनों अपने पास हो गए, ठीक है। अच्छा सुनो, पहला काम क्या करना है कि सर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। एक्चुअल में सी आर इक्वेशन होती क्या है, इधर साइड में लिख देता हूं, है ना, देखते हैं, ध्यान रखना। सी आर जो इक्वेशन थी वो थी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, पहली। और दूसरी क्या थी कि सर दूसरी थी डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये थी। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ये यू और वी जब भी काम करते हैं जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको दिए हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको दिए हो, कार्तीय निर्देशांक आपको दे रखा हो, तभी ये एक्स और वाई के सापेक्ष होता है। मतलब एक्स और वाई के रूप में होगा ना, तभी आपको ये इस तरीके से लिखना है। अगर ऐसा नहीं है, आर और थीटा के रूप में है, जैसे देखो यहाँ एक्स और वाई नहीं है ना, तो आर और थीटा है। जब एक्स और वाई यहाँ नहीं है तो ये वाली यहाँ पर काम नहीं करेंगे। फिर सर काम कौन सा करेगा, याद कीजिए, क्या आपको सी आर इक्वेशंस का या कोशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप ज्ञात करवाया था? सी आर इक्वेशन या कोशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप या फिर पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्म किसकी, सी आर इक्वेशन की निकलवाई थी ना, आर और थीटा की फॉर्म में। वो क्या निकलवाई थी बताना? सी आर इक्वेशन थी पोलर फॉर्म में कि डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और जो सेकेंड फॉर्म थी वो थी कि डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये आपके पास दोनों की दोनों सी आर इक्वेशन थी, यू और वी की, किसकी फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में। या फिर आप ये कह दो कि कोशी-रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप था। ये क्या था, कोशी-रीमान समीकरण या सी आर इक्वेशन की पोलर फॉर्म थी या ध्रुवीय रूप था, ये वाला। क्यों लिया ये यूज, क्योंकि यहाँ जो यू और ये किसके फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में, तो आर और थीटा के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई साहब। इसका आप एक्स के और वाई के रेस्पेक्ट तो करिए। इसको अप्लाई करते हैं। अब देखो यू और वी आर और थीटा की फॉर्म में, तो डेफिनेटली आपको सी आर इक्वेशन की पोलर फॉर्म या फिर ध्रुवीय रूप के काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी में आर और थीटा आते हैं। आप एक्स और वाई वाला काम में नहीं ले सकते। तो चलते जाइए, किस किस की जरूरत पड़ेगी, चार चीज जरूरत पड़ेगी। एक तो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल वी अपॉन डेल आर। इन चार चीजों की आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, डेल यू अपॉन डेल आर निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब इसका आर के रेस्पेक्ट में। तो एन आगे आ जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस 1 कॉस एन थीटा। इक्वेशन नंबर 4 इधर आप निकाल रहे हो डेल यू अपॉन डेल थीटा, क्या आने वाला है, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर की पावर एन तो जो की तो रहेगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, एन और बाहर आएगा तो एन आर की पावर माइनस एन आर की पावर एन और साइन एन थीटा। इक्वेशन नंबर कितना 5। अब निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल आर, मतलब इसका आर के रेस्पेक्ट में तो वही एन आर की पावर एन माइनस 1 साइन एन थीटा। इक्वेशन नंबर कितना 6। और डेल वी अपॉन डेल थीटा कितना होगा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, आर की पावर एन तो बाहर और साइन एन थीटा का एन कॉस एन थीटा। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। चलते जाइए। अब मुझे एक छोटी सी एक बात बता दो कि यह हमें चाहिए क्या, कि डेल यू अपॉन डेल आर जो है वो डेल वी अपॉन डेल थीटा 1 अपॉन आर के इक्वल होना चाहिए, यही तो चाहिए। चलो ठीक है, डेल यू अपॉन डेल आर कहाँ है, ये रहा, और डेल वी अपॉन डेल थीटा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अच्छा देखो, एन कॉस एन थीटा और एन कॉस एन थीटा सेम है, ठीक है। अब इस वाले में किसका डिवाइड करना है, आर का। जैसे ही आप इसमें आर का भाग दोगे तो आर की पावर एन अपॉन आर होगा, जो कि क्या बन जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 बन जाएगा, और आर की पावर एन माइनस 1 ये रहा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब, जब इसमें 1 अपॉन आर का मल्टीप्लाई किया जाए। बात समझ में आ रही है। यदि इसमें 1 अपॉन आर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मतलब या तो आर का डिवाइड कर दो, आप तो समझो इधर यदि आपने आर का भाग लगा दिया तो यहाँ भी आर का भाग लगेगा, यहाँ आर का भाग लगेगा, तो आर की पावर कितनी होगी एन माइनस 1, जो कि पहले से है, मतलब दोनों क्या आने वाले हैं इक्वल। तो आप लिखेंगे हेयर या फिर यहाँ जो डेल यू अपॉन डेल आर है वो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई कि सर दूसरी बात ये है, जो डेल यू अपॉन डेल थीटा है, जो डेल यू अपॉन डेल थीटा है वो डेल वी अपॉन डेल आर के इक्वल। देखो एन एन साइन एन थीटा साइन एन थीटा,
दिक्कत किसी आ रही है, बस उसने क्या कहा, एक तो नेगेटिव साइन आना चाहिए, ये तो कह रहा है कि डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस आना चाहिए। तो देखो भाई दोनों में माइनस चिन्ह का फर्क है, या माइनस आ रहा है, चलो ठीक। अच्छा एक चीज और कही उसने कि डेल वी अपॉन डेल आर को आर से मल्टीप्लाई करो, तो डेल वी अपॉन डेल आर का ये रहा, यदि आप इसको आर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आर की पावर ओनली क्या रह जाएगी, एन रह जाएगी ना भाई। आर से गुणा करेंगे तो आर से गुणा करोगे तो आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर, तो आर की पावर क्या बचेगी, एन, और ये सेम आ जाएगा, फिर बस माइनस एन का फर्क रहेगा। मतलब आप लिख सकते हो कि डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। यदि किसी को हल्का सा भी डाउट लगे ना इन चीजों में, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9, यदि किसी को हल्का सा भी इन चीजों में डाउट लगे तो वो एक बात ये ध्यान रखना, आप जैसे जैसे ये कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाना। डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर ये रहा, डेल वी अपॉन डेल थीटा में 1 अपॉन आर का मल्टीप्लाई कर दो, डेल वी अपॉन डेल थीटा ये रहा, इसमें 1 अपॉन आर का मल्टीप्लाई करना या फिर आर का डिवाइड करना, एक ही बात है। जैसे ही आर का भाग लगाओगे तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, जो कि लिखा हुआ है, इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस साइन आना चाहिए, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा ये रहा और माइनस साइन यहाँ पहले से आ रहा है, मतलब दोनों में एक चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। आर का मल्टीप्लाई किसमें, डेल वी अपॉन डेल आर में, तो डेल वी अपॉन डेल आर ये रहा, इसमें आर का मल्टीप्लाई करोगे तो आर की पावर n-1 इंटू आर, तो आर की पावर ओनली क्या बचेगी, n, जो कि इससे इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई। तो इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 सेटिस्फाइज CR इक्वेशन फॉर फंक्शन fz। मतलब समीकरण 8 व 9, समीकरण 8 व 9 अब fz के लिए CR इक्वेशन को क्या करते हैं भैया, संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी और समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। तो जो पर्याप्त शर्त थी किसी विश्लेषिक फलन के लिए, जो पर्याप्त शर्त थी या सफिशिएंट कंडीशन थी, उसका एक पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि जो डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल थीटा, चारों के चारों कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस या फिर संतत होने चाहिए। चारों कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस या फिर संतत। फिर अब क्या करना है कि सर अब जो ये चारों है इनको देखना है कि कंटिन्यूअस है या फिर नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, कंटिन्यूअस चेक करने का सबसे सिंपल तरीका, कंटिन्यूअस चेक करने का सबसे सिंपल तरीका, एल्जेब्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं ना, जो पता है पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं, वो सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं, पहले बता रखा है आपको। दूसरी बात, साइन कॉस टेन अपने साइन और कॉस तो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, क्यों, क्योंकि जो साइन का ग्राफ बनता है वो तो ऐसे बनता है, आपको पता होगा। तो किसका ग्राफ है ये, साइन का, कभी टूटता ही नहीं है। और कॉस का कैसे बनता है, कि सर ऐसे बनता है। ये किसका है, कॉस का, तो कॉस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। साइन और कॉस खुद कंटिन्यूअस होते हैं, संतत होते हैं, क्योंकि ग्राफ कभी टूटता ही नहीं है। संतत फलन का मतलब क्या है, एक तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी वो थी, और यदि नॉर्मल जनरली देसी भाषा में समझा जाए तो सीधी सी बात यह है, जिस फलन का ग्राफ ना टूटे, जिस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कभी टूटे ही नहीं, अनब्रेकेबल हो, तो उसी को क्या कह देते हैं, कंटिन्यूअस या फिर संतत। तो साइन और कॉस के ग्राफ कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, टूटते नहीं है, इसलिए ये फंक्शन खुद भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस या फिर संतत होते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते जाइए, डेल यू अपॉन डेल आर को आप देखो तो एन आर की पावर n-1 लिखा हुआ है कॉस एन थीटा, तो एन में तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो पहले से वास्तविक है। कॉस एन थीटा कंटिन्यूअस है, सारी गाड़ी अटक रही है इस पे, यहाँ भी इस पे, यहाँ भी इस पे और यहाँ भी इस पे, सब गाड़ी किस पे अटक रही है, आर की पावर n-1 पे। मतलब मुझे पता लगाना है कि आर की पावर n-1 जो है ये कंटिन्यूटी में दिक्कत करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कंटिन्यूटी में दिक्कत कब कर सकता है ये, कि जब ये इसको या डेल यू अपॉन डेल आर या डेल यू अपॉन डेल जो भी है उसे नॉट डिफाइन बनावे या फिर क्या बनाए, इन्फिनिटी बनाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को भाई, कंटिन्यूटी में दिक्कत कब करेगा ये, संततता में प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, कि जब इसमें जो ये वैल्यू है ये इन्फिनिटी बना दे। अब इन्फिनिटी कब बन सकती है, जब अपॉन में 0 आए। ये अपॉन में कब जाएगा, जब n-1 कैसा होगा, नेगेटिव। भाई उसने कहा है कि n वास्तविक है, वास्तविक में सब कुछ आता है, नेगेटिव पॉजिटिव 0, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बात है, बहुत अच्छी बात है। r की पावर n-1 है, ठीक है। ये टर्म डिफाइन कब नहीं होगी या फिर ये संतत कब नहीं होगा, जब ये इन्फिनिटी बन जाए किसी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर क्या बन जाए, इन्फिनिटी बन जाए। तो इन्फिनिटी बनने के लिए क्या होगा, इसको कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे।
ये नीचे कब जा सकता है? जब ये पावर कैसी हो? नेगेटिव। क्या ये पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती? हो सकती है। अरे n वास्तविक संख्या है, n रियल नंबर है, तो रियल नंबर आप कोई सा, जैसे -2 रख दिया, चलो 0 रख दिया, तो 0 -1 बचाना, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा 1 रख दिया तो 1 पर कोई दिक्कत नहीं है, 0 रखा तो ये नीचे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन के लिए मानकर चलो कि यदि n-1 लेस देन 0 हो, n-1 लेस देन क्या हो? 0, अलग से लेके चल रहे हैं ना इफ, तो n लेस देन क्या होगा? 1, और n-1 यदि 0 से छोटा होगा मतलब n-1 कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और n-1 नेगेटिव होगा तो ये टर्म पूरी की पूरी कहाँ आ जाएगी? नीचे। एक छोटी क्लास 6-7 क्लास में पढ़ते हैं ना अपन कि a की पावर -m इक्वल टू a की पावर m, यदि घात नेगेटिव होती है तो नीचे आके क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि n-1 नेगेटिव है, यदि n-1 0 से छोटा है तो ये कहाँ आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा नीचे, मतलब ये पहुंच जाएगा नीचे, ठीक है। अब जब ये नीचे पहुंच गया तो r की जगह यदि 0 रख दिया जाए, r की जगह यदि 0 रख दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोबारा से, देखो n-1 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो ऊपर ही ऊपर है, परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि n-1 नेगेटिव हो, मतलब जो पावर है वो कैसी हो? नेगेटिव हो, तो n लेस देन 1 हो गया। पावर नेगेटिव तो ये कहाँ आ जाएंगे भाई साहब? नीचे आ जाएंगे। अच्छा सुनो, ये यदि नीचे आएंगे, n-1 यदि r की पावर n-1 नेगेटिव होगा, पावर नेगेटिव होगी तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद यदि r की वैल्यू 0 रख दी जाए, क्या रख दी जाए? r की वैल्यू 0, तो ये इनफाइनाइट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो केवल इस कंडीशन को छोड़ के, कौन सी कंडीशन? कि n-1 लेस देन 0 व r बराबर 0, n-1 लेस देन 0 व r बराबर 0, इसके लिए तो ये इन्फिनिटी हो रहा है। देख लो वाले देख के, कैसे कि सर n-1 लेस देन 0 करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, और r की वैल्यू 0 रखोगे तो नीचे r 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। तो केवल इस कंडीशन पे तो क्या हो रहा है? इनफाइनाइट, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा। तो यदि इस कंडीशन को छोड़ दिया जाए कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस, इस कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सभी जगह क्या होगा? वो संतत होगा। इसके अलावा सभी जगह क्या होगा? संतत होगा। कहने का मतलब ये तो ये कह रहा है कि r इक्वल टू 0 व n लेस देन 1 के अतिरिक्त, क्वेश्चन ने पहले क्या रखा है, तो या तो आपको हिंट वहां से मिल जाएगी, वहां से हिंट ना मिले तो आप यहां से समझ लेंगे। एक बार लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुन लेना। r की पावर ये जो भी है ठीक है, वास्तविक है। यदि ये पावर नेगेटिव हुई तो ये कहां पहुंच जाएगा? नीचे, और नीचे यदि r की वैल्यू 0 रख दी जाए तो ये कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस ये कंडीशन यदि है तो इस पर तो ये इनफाइनाइट है, लेकिन इसके अलावा इसके अतिरिक्त कैसा है? ये फाइनाइट है, मतलब कैसा है? संतत है। तो n-1 लेस देन 0 व r इक्वल टू 0 के अलावा, स्टार बना के लिख देना, के अलावा जो चार थे ना, कौन कौन? कि सर डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल थीटा, डेल v अपॉन डेल r, कॉमा डेल v अपॉन डेल थीटा, ये चारों के चारों कैसे हैं? संतत। हल्का से डाउट हो रहा है क्लास को फिर से देख लेना, ठीक है, इसको छोड़ना मत, इसके पीछे पड़े रहना। n-1 लेस देन 0 या फिर n लेस देन 1, -1 को उधर ले गए, वे r इक्वल टू 0 के अलावा या के अतिरिक्त, एक्सेप्ट n लेस देन 1 एंड r इक्वल टू 0, डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल थीटा, डेल v अपॉन डेल r, डेल v अपॉन डेल थीटा, r कंटिन्यूअस। जिसने तो क्या किया? CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, इसने क्या किया? कंटिन्यूअस है। अतः W इक्वल टू एफ जेड, अतः W इक्वल टू एफ जेड कैसा है? एनालिटिक है, इज एनालिटिक, मतलब कैसा है? विश्लेषिक। W इक्वल टू एफ जेड कैसा है? एनालिटिक या फिर विश्लेषिक है। हाफ पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें यही कहा था कि यदि n वास्तविक हो तो प्रदर्शित करिए कि संभवतः r इक्वल टू 0 व n लेस देन 1 के अतिरिक्त r की पावर n ये विश्लेषिक फलन है, जो कि हो चुका है। विश्लेषिक फलन जब भी प्रूफ करने के लिए कहे तो पर्याप्त शर्त या फिर सफिशिएंट कंडीशन माइंड में आनी चाहिए, और वो क्या कहती है? कि सर वो कहती है कि पहले तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराओ, कार्टेशियन फॉर्म में तो कार्टेशियन में करा दो, कार्तीय में x और y के रूप में, पोलर में है तो r और थीटा के रूप में करा दो, क्योंकि मुझे CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में भी आती है,
ठीक है, क्या होती है कि सर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। और मुझे कार्टेशियन फॉर्म में या कार्तीय रूप में भी आती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस तरीके से आपके पास ये सारे के सारे सिनारियो बना हुआ है। हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, नोट करिए। तो इसका बाकी का हाफ पार्ट जो है कि इसका जो अवकलज है या इसका जो डेरिवेटिव है ये होता है, नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, क्या चाहिए, इसका अवकलज चाहिए और ये डब्ल्यू अपन ने मान ही रखा है, ठीक है। अब इसका अपन ने एक्स और वाई के रूप में होता डायरेक्ट कर देते, लेकिन थीटा के रूप में है ना, इसी की वजह से आपको एक पॉइंट कराया गया था। देखो पीछे पन्ने पलट के अपने डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज कराया था, नहीं कराया था? डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज था क्या वो कि सर वो था डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये था आपका डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। और दूसरे दो फॉर्मूला लिखाए थे आपको कि डी डब्ल्यू अपॉन, प्रूफ करवाया था पूरा का पूरा कि माइनस का आयोटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये था डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। इस तरीके से ये दो आपको बताए गए थे, देख लो ध्यान से बोले, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे और फाइंड कर लेंगे कि ये आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेंगे। चलते जाओ, देखो सबसे पहला पॉइंट तो डी डब्ल्यू, या डायरेक्ट लिख देना डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में, डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज। तो ये क्या होगा कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर निकालना है, मतलब इसका आर के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा बताना, आर की पावर एन का तो क्या हो जाएगा कि सर एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू कितना जो भी अंदर है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना, चलते जाओ। अब लेकर तो ये आना है, अब एन आर की पावर एन माइनस 1 तो आ गया, लेकिन वो नहीं आया। अब वो कैसे आएगा, इस पर फोकस कीजिए, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन आर की पावर एन माइनस 1 इंटू ये कितना कि सर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आगे, इसमें देखो यहां एन नहीं आएगा। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एन आर की पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट में कॉस माइनस थीटा और प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, लिख सकते हैं क्या? कुछ नया कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। अब एक बचपन में चलते हैं अपने 11th क्लास में ना, ध्यान से देखना है, कुछ नई चीज बता रहा हूं। एक चीज पढ़ते थे आपके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर एन, और ये होता था कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। छोटी क्लास में था ये फॉर्मूला, सीखना है कैसे होता है बताओ। चलो, वो याद है क्या, गणितीय आगमन, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, कि एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ये तो होगा कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एन इक्वल टू के लेकर चलते हैं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर के, और ये आ जाता है कितना, कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा। प्रूफ किसके लिए करते हैं, के प्लस 1 के लिए।
तो n इक्वल टू रख दीजिए k+1। तो इसके जगह k+1 रखेंगे तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, k+1। अच्छा सुनो, लेकर के आना, यहाँ पे भी k+1, यहाँ पर भी k+1। यदि k+1 आ जाता है मतलब सही है। अच्छा सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, k डॉट कितना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बढ़ते जाओ फटाफट फटाफट आगे। अच्छा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर k की वैल्यू ये रही कितनी, कि सर कॉस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा, और इनटू में कितना कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दें, कर दो भाई, कितना आएगा, कॉस k थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस k थीटा कॉस थीटा। अच्छा इसको इससे करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा -1, तो माइनस का साइन k थीटा साइन थीटा। इसको इससे किया तो कॉस k थीटा, सॉरी इसको तो इससे कर ही दिया, आयोटा ये रहा, आयोटा आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कितना, कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद इसको इससे करोगे तो आयोटा तो बाहर ले ही लिया, कॉस थीटा साइन k थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना, कॉस ए प्लस बी, तो k थीटा प्लस थीटा, और प्लस आयोटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो वही साइन k थीटा प्लस थीटा। तो कितना आ गया ये कि कॉस k+1 थीटा प्लस आयोटा साइन k+1 थीटा, और ये ऐसा आ जाता है, मतलब क्या है, सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसका प्रूफ बता दिया कैसे हुआ। आप चाहो तो आप इसका यूज यहाँ पर कर लो, मतलब इसका मतलब ये है कि जो पावर होती है ना इसकी n, वो इनके साथ आ जाती है, इनके साथ। तो यहाँ जो ये n आ रही है पावर पहुंच जाएगा, या -1 आ रहा है ये पावर पहुंच जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो n r की पावर n-1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी, -1, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इधर लिख सकते हो कितना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी, n। ठीक है, अब ये पावर देखो ये सेम है, आधार समान तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब आ जाएगा n r की पावर n-1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी, n-1। अब पावर फिर से कहाँ आ जाती है, आगे, मतलब आप लोग लिखने वाले हैं n r की पावर n-1 कॉस n-1 थीटा प्लस आयोटा साइन n-1 थीटा। और ये पूरा का पूरा क्या आ गया आपके पास, जो आपको प्रूफ करना था वो आपके पास आ चुका है। इसको आप लिखने वाले हो dw/dt, कि यही तो चाहिए था, n r की पावर n-1, ये लो ब्रैकेट, और ठीक है n r की पावर n-1 ये रहा, उसके बाद कॉस n-1 थीटा और प्लस आयोटा साइन n-1 थीटा, ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट आ चुका है। यहाँ तक कोई भी किस तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी, नोट कर लीजिए, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर होता है खत्म, सारे के सारे जो काम की चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक बार मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से अपन को टॉपिक पढ़ने, और आप देख लेना, जो हो गए हो बहुत अच्छी बात है। यदि एक आध कोई रह रहा हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई ऐसी चीज़ रह रही होगी जो करा चुके होंगे उससे जस्ट डिट्टो कॉपी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, नहीं हो तो मुझे मैसेज करना है, बताना है मुझे आपको, और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपका यह चैप्टर खत्म होता है, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। अब टॉपिक सारे गिनवा रहा हूँ, कौन कौन से आपको पढ़ने, ठीक है, कौन कौन से अपने हो गए, लिखवा देता हूँ एक लाइन बना के सबको। चलिए, सबसे पहले पेज नंबर 45, किसी का हो सकता है कि पेज नंबर इधर उधर हो, क्योंकि कोई पुरानी बुक होगी नई बुक होगी, तो मैं टॉपिक वाइज बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले है 3.6 अवकलनीयता की डेफिनेशन, डिफरेंशिएबिलिटी, और डेफिनेशन के साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल था 3.6.2
जो कि मैंने आपको करा दिया। उसके बाद थ्योरम है 3.6.3, 3.6.4 सब करा चुका हूँ ये। उसके बाद है 3.6.5 छोड़ देना, रहने देना। 3.7 पॉइंट पे आ जाओ, विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन, डेफिनेशन बता दी, कुछ थ्योरम से वगैरह हैं इसकी, है ना, फटाफट लिखते जाओ साथ साथ। और 3.7 में थ्योरम थी 3.7.2, 3.7.2, 3.7.3। ये मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3.7.5 टॉपिक है ये, इक्वेशन को मत समझ लेना। नेक्स्ट है 3.7.6 पर्याप्त कंडीशन, जिसके बारे में बात कर रहे थे, पर्याप्त प्रतिबंध विश्लेषक के लिए। 3.7.7, 3.7.8, उसके बाद है 3.7.9, कुछ ही छोड़ने, सारे नहीं छोड़ने, है ना। उसके बाद 3.8 प्रसंवादी, इसके ऊपर 3.8.2 थ्योरम, 3.8.3 ये भी करवा दिया। 3 सारे करा चुका हूं मैं, जो नहीं कराया बता दूंगा। 3.8.4 एग्जाम्पल, 3.8.4 एग्जाम्पल आपका, है ना। आप लिखते जाइए साथ साथ अपनी कॉपी में या फिर बुक में टिक लगाते जाइए, ये हो गए। और ये पढ़ने, मतलब वो बता रहा हूँ जो पढ़ने। 3.8.5, 3.9 पॉइंट मिलन थॉम्सन, ये भी आपको करा दिया। चैप्टर खत्म है आज आपका ये। 3.9.1, 3.9.2, ठीक है, सारे करा चुका हूं। एग्जाम्पल नंबर 3.10.1 एग्जाम्पल हो चुका है। 3.10.2 रहने देना, 10.3 रहने देना, 10.4 रहने देना। 3.10.5, 3.10.5 एग्जाम्पल, काम काम की चीज पढ़नी है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। 3.10.6 शायद करा दिया, नहीं कराया तो देख लेना, खुद कर लेना, एक बार आया हुआ है, नॉर्मल सा है, जो खास नहीं है। 3.10.7, 3.10.8, 3.10.9 ये तो लगातार करवाए थे लाइन लगा के। 3.10.10, उसके बाद 3.10.11, कुछ ही छुड़वा रहा हूँ, है ना, एक तो ज्यादा कुछ नहीं छुड़वा रहा। 3.10.12 और छुड़वा भी इसलिए रहा हूं क्योंकि कोई काम के नहीं है अपने। 3.10.14 करवा चुका हूं। 3.10.15 रहने देना, 16 पे आ जाओ। 3.10.16, 3.10.16 नेक्स्ट है 3.10.17 करा दिए मैंने। यदि कोई एक नहीं कराया हो तो करके देख लेना, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे करा चुका हूं। 3.10.18 कोई सा नहीं हो तो पूछ लेना मुझसे जरूर, है ना आप। 19, 3.10.19, 3.10.19 का जो सेकंड है ना, यू वाला, वो आपके एक्सरसाइज में भी एक जगह काम आएगा, बताऊंगा कहाँ पे काम आएगा, इसका ध्यान रखना। 3.10.19 का सेकंड। 3.10.20 सब सही है लगभग लगभग, है ना। नेक्स्ट उसके बाद 21, 3.10.21 ये मैंने नहीं कराया है, जो आपको खुद करके देखना है, नहीं होता है तो पूछना है, बहुत ईजी है। 22, 3.10.22, उसके बाद 23 मैंने आज करा ही दिया। 3.10.23 ये तो आपके एग्जाम्पल से थ्योरम हो गई। अब बात आती है किसकी, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में आ जाओ भाई साहब। एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं करा चुका हूं आपको, है ना, कल लास्ट लेक्चर में करवाया था, कल नहीं करवाया ना। उसके बाद 10, 8, 10, 11, 12 एक बार सबको देख लेना, यदि कोई नहीं हुआ हो तो करके देख लेना, बहुत ईजी है। और फिर भी नहीं हो तो मुझे पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। 13, 14, 15, 16 रहने देना। 17 जो बात कर रहा था ना मैं अभी उस एग्जाम्पल की 19 की, उसका सेकंड पार्ट इसी में, वो लॉग वाला है ना, सेम है 17 में। और आगे 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 19 करा ही दिया। 21 ध्रुवीय रूप है, पहले आ चुका है ये।
विश्लेषी फलन की परिभाषा, परिभाषाएं पूछ सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा आप, परिभाषाएं पूछ सकता है। जैसे 2012 में देखो डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता की परिभाषा पूछ रही है 31 क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ आपका ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट होता है चैप्टर। कोई भी डाउट, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या क्वेरी रहती है तो आप तुरंत मुझसे पूछेंगे। ये जो क्वेश्चन टिक लगवाए सारे सबको एक बार देख लेना, और एक बार भले ही आप चाहो तो लिख लो एक एक करके, और इनको देखने के बाद यदि इनमें से कोई आपसे नहीं होता है तो आप मुझे दोबारा पूछेंगे। आप पूछोगे जब मैं कराऊंगा तब मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को लेते रहिए रेगुलर, और आप कोर्स अपना कंप्लीट कर लीजिए धीरे धीरे। एक आध 2 दिन का जो अभी अनबैलेंस हुई थी क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सारा कवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलते हैं, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सीधी सी बात ये है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बस रेगुलरिटी जरूर बनाए रखें और सीखने पर फोकस करें, ठीक है। चलिए।